Hello everyone, welcome to HW News. Very saddening news is coming from Ukraine in Kharkiv. Indian student, 21-year-old Indian student Naveen Shekharappa Nyanagodar, who was hailing from Karnataka, was killed today. He was killed in a shelling from Russian forces. This is what the Ministry of External Affairs has tweeted this afternoon. It's a very saddening news is coming from Kharkiv in Ukraine. Amid the war situation, thousands of Indian students are stuck in Ukraine, and it is being said that still 3,000 to 4,000 Indian students are stuck in the city of Kharkiv, which is almost has been captured by Russian troops. There are shellings, there are bombings, and there are fightings as well. Apparently, Naveen had stepped out of the house to buy some supplies for other Indian students who are stuck along with him, and he got out of the metro station, and that is when the Russian shelling hit him, is what is being reported at the moment. It's a very tragic news coming in from Ukraine, coming in from Kharkiv. It's a first casualty of an Indian in the Russia versus Ukraine war. Thousands of students are still stranded there. Some students are in bordering areas. We showed you yesterday how students there are facing discrimination, how students are facing harassment, and in certain cases, the students are also being tortured. Uh, it's a very tragic event, and one can only imagine what it must be for the parents of Naveen. Their child went to study medicine in Ukraine, and now the reports are saying that he is now dead in the shelling. My colleague Vinay Mishra is also joining us. Vinay, what exactly is the report here, and what information do you have about this? भारती अभी ये रक्षा मंत्रालय की ओर से ही इसको कंफर्म किया गया है कि कर्नाटक से आने वाले छात्र जो हैं नवीन शेखरप्पा उनकी मतलब वहां पर मौत हो गई है। जो जानकारी आपने दी है वही जानकारी सामने आ रही है। इस घटना के पहले ही भारत ने मतलब जो वहां की एम्बेसी थी उन्होंने मतलब भारतीय छात्रों के लिए या फिर भारतीय सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। उस एडवाइजरी में कहा गया था कि जितना जल्द से जल्द हो सके छात्र वहां उस खारकीव और कीव शहर से निकलें और मतलब किसी भी तरीके से ट्रेन से जाएं या फिर दूसरे जो माध्यम हैं उसके जरिए जाएं, लेकिन वो फौरन ही खाली करें। कल तक के लिए कहा जा रहा था कि रशिया थोड़ा वहां पर उन्होंने अपनी जो भी आक्रामकता है उसको थोड़ा सा धीमा किया है। अगर यूके की इंटेलिजेंस जो उनके पास रिपोर्ट्स आई थी उनके अनुसार ये कहा गया था कि रूस शायद थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन आज की बात की जाए तो आज ऐसा देखा गया है कि बहुत भारी संख्या में लगभग लगभग लंबी कतार थी जो रशियन सैनिकों की वे यूक्रेन में घुस रहे थे और यूक्रेन के जो दो मुख्य शहर हैं कीव और खारकीव यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये बात कही जा रही है कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उन्होंने जो जितने भी सांसद हैं उनको कहा है कि वे कुछ भी अगर कंसर्न्स हैं मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन उनके पास हैं जो नागरिक फंसे हुए हैं यूक्रेन में तुरंत उनके मतलब उनसे साझा किया जाए, उनसे शेयर किया जाए। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी एक शेयर किया है जिससे जो देश के सांसद हैं अलग अलग हिस्सों से आते हैं वे अगर उनके पास कोई जानकारी है या उनके पहचान से या कोई भी अगर वहां पर कोई फंसा हुआ व्यक्ति उनसे संपर्क साधता है तो वे ये पूरी जानकारी सीधे विदेश मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। खारकीव की बात की जाए तो वहां के गवर्नर हैं उन्होंने ये बात कही है कि बहुत सारे मतलब मिसाइल्स हैं वो रिहायशी इलाकों पर दागी जा रही हैं और रूसी सेना मिसाइलों से खारकीव की रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। ग्रैड मिसाइलें ट्रक पर मौजूद आर्टिलरी सिस्टम से दागी जा रही हैं। तो आप समझ ही सकती हैं कि हालात क्या हैं जमीन पर। जो एक कहा जा रहा था कि हो सकता है रूस अब थोड़ा परेशान हो गया है, उसे मनचाहे नतीजे नहीं मिले, लेकिन इसको और भी एस्केलेट किया जा रहा है रूस की ओर से। दर्जनों रॉकेट हैं वो हैं अब तक दागे जा चुके हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो भारतीय स्टूडेंट की मौत की खबर आ रही है उससे पहले
भारत ने ट्वीट करके मतलब राजधानी कीव से सभी नागरिकों को निकल जाने के लिए कहा था। ये दूतावास की ओर से ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था जो भी साधन उपलब्ध हो वहाँ से निकल जाएँ। और इसके बाद में अगर आप बात करें तो भारत में भी अब काफ़ी ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है विपक्ष की ओर से। जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ट्वीट करके अपना जो दुःख है वो व्यक्त किया है कि भारतीय छात्र की मौत हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माँग की है कि वे चुनाव के बजाय यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके जो बातें लिखी है, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। यूक्रेन में भारतीय छात्र की दिल दहला देने वाली मौत की घटना से मैं स्तब्ध हूँ, मैं व्यथित हूँ। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के बजाय युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने माँग की है कि उनका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यह भी खबर आ रही है आरती कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने मतलब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन गंगा जिसे नाम दिया गया है, उसमें उन्होंने एयर फ़ोर्स को भी शामिल होने को कहा है और इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय वायुसेना है, उसकी C-17 विमान भी इस ऑपरेशन गंगा में शामिल हो जाएगी और इस तरीके की खबरें हमने भी देखी, आपने भी देखी होगी और लगभग-लगभग सामने आ रही है। जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उससे पता चल रहा है कि जो रूसी सैनिकों का एक भारी काफ़िला है, वो यूक्रेन में आगे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात और भी गंभीर होने की संभावनाएँ हैं। अब तक एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आ चुकी है और यहाँ पर अब देश में भी, भारत में भी मतलब यहाँ पर लोगों की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही है इस खबर से। लोग दुखी हैं और प्रधानमंत्री और भारत सरकार पर लगातार उनसे माँग की जा रही है कि जो भी वहाँ पर फँसे हुए नागरिक हैं, उनसे उन्हें जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए। ऑपरेशन गंगा चल रहा है, जिसके तहत लगभग-लगभग 2 ढाई हज़ार के आस-पास जो भारतीय हैं, वे वापस भारत आ चुके हैं। लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद में कई भारतीय जो वहाँ पर फँसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने की माँग भारत में भी अब जोर पकड़ रही है। Well, that's right, Vinay. As you rightly said, the situation is getting more and more tense. Well, this is the sixth day of the war between Russia and Ukraine, and the situation is not even improving a bit. Yesterday, there were reports that Russia and Ukraine are finally sitting at a table and they are talking things out and they are trying to get to a common ground where they can stop this violence. However, it seems that even though the talks are being held on one hand, on the other hand, the aggression of Russian troops continues in Ukraine. Several cities have been now destroyed. The city of Kharkiv, particularly, became the victim of the Russian aggression a lot, and there are several visuals that show us that it is completely destroyed by the missiles and the bombings. And now one Indian student has also lost his life. Several Indian students had yesterday issued videos. They had suggested that they are not getting the help that they desire. They are not getting help as much as they desire. There is a complete chaos. We also saw at the border. Operation Ganga was then initiated. There was a high level meeting conducted by Prime Minister Modi, and four union cabinet ministers were then assigned to go to several neighboring countries of Ukraine and smoothen out this process of evacuation of Indian students. Since Saturday, there have been flights of Air India going back and forth from Ukraine to Delhi and also in Mumbai, and they are also bringing out some students. They're evacuating some students. However, thousands of students are still stuck there because last count that we saw was some 18,000 medical students who went there to study are stuck in Ukraine. One of them was Naveen Shekharappa, who lost his life today. According to reports, at around 10:30 a.m., he was shot dead. He was standing in the queue before a grocery shop when the Russian army fired at people, and one of his hostel mate who gave a quote to Indian Express. He said
that his friends have no information about his body now, and none of them were able to visit the hospital where he was kept after being injured. So that is the update. The MEA has said that they are in touch with the family, but this is absolutely saddening report that is coming in, because students there have been issuing desperate SOS calls through videos, through tweets. They are posting their issues. Some students are stranded in bunkers, some students are in underground metro stations, and they are finding it difficult, absolutely difficult, to get out of the situation. They are frightened. We have also saw several videos. We have interacted with multiple students there who are stranded in -5 degrees Celsius temperature at the border of Poland and Ukraine, on the border of Romania and Ukraine. And it's a very tough situation for those students to be there amid the escalating war and amid this entire frightening situation. They have limited food, limited water supply, and it's a very tough situation for them now. And the opposition is now asking the question, why couldn't the government anticipate this entire crisis, and why couldn't it move any sooner to get the students out of Ukraine, which is now invaded by Russia? Well, if we look at the reactions from the opposition parties after this particular news, Congress leader Rahul Gandhi has reacted to it. He said he expressed his heartfelt condolences to the family of Naveen and his friends. He further said that the government of India needs a strategic plan for safe evacuation, and every minute is precious. This is what Rahul Gandhi has said. He has tweeted about this. Meanwhile, the government has said, Union Minister of State Meenakshi Lekhi has stated that government has set up 24 by 7 control centers to assist the evacuation of Indian nationals from Ukraine through border crossing points with Poland, Romania, Hungary, and Slovak Republic. I will shortly share with you all these numbers. So, whoever is watching this video, if you have anybody who is stranded in Ukraine, you can forward it to them as well. So, that is the update as of now. The student was from Karnataka, Naveen Shekharappa. He was a fourth year medical student, and he was studying at Kharkiv National Medical University. The saddest part is he was just 21-year old. The 21-year old, he must have had several ambitions, he must have had goals in his life, he must have dreamt of becoming a good doctor and returning to his country. But now, amid all this escalating tension between Russia and Ukraine, Naveen is no more with us. Vinay. जी, बिल्कुल, ये काफ़ी दुखद खबर है जो यूक्रेन से आई है। उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हम वीडियो देख रहे थे, कई जो छात्र हैं, कुछ तो वे बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में पहुँच गए हैं, वे सुरक्षित हैं। लेकिन बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शहरों में फँसे हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा हमला हो रहा है, जहाँ पे गोलाबारी हो रही है, जहाँ पर रूसी सैनिक हैं, वो काफ़ी हावी हो गए हैं। तो ऐसी जगहों पर जो भारतीय छात्र हैं, वे फँसे हुए हैं, और भी भारतीय नागरिक हैं फँसे हुए हैं। उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था भी अब उन तक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ वीडियोज़ ऐसे भी सामने आए थे जहाँ पर कि उन्हें वहाँ के जो फ़ोर्सेज़ हैं, उनसे भी मारपीट का सामना करना पड़ा, वे भी परेशान कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हैं जो भी वहाँ पर फँसे हुए हैं भारतीय छात्र। यहाँ पर सरकार का दायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अचानक सरकार एम्बेसी को वहाँ पर जो फँसे हुए छात्र हैं या फिर और भी भारतीय, उन्हें कहा गया है कि जो कुछ भी साधन मौजूद हो, वो तुरंत वहाँ से निकलें और दूसरे देशों की ओर जाएँ या बॉर्डर की ओर जाएँ। और लगातार छात्र हैं, वे वीडियो जारी कर के सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पूरी व्यवस्था है वहाँ पर इंडियन एम्बेसी की, वो उतनी सही नहीं है, उनके कॉल नहीं लिए जा रहे हैं। वो एकदम रोते हुए भी कई छात्र हमारे सामने आए हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी और अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, ऑपरेशन गंगा में, या फिर भारतीयों को यहाँ पर लाने की, वो अपनी जो भी उनके स्तर पर वो कोशिशें उनकी ओर से भी लगातार जारी है। बस
देखना ये होगा कि जो हमारी सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं यहाँ पर से। अब तो मंत्रियों को भी मतलब असाइन किया गया है, हम वहाँ से जाएँ और छात्रों को लाएँ। क्या ये काफ़ी होता है या फिर अब और भी वहाँ पर हालात लगातार अब यही देखा जा रहा है कि हालात सुधरने के तो कोई आसार नहीं है, लगातार हालात और बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरीके से रूसी सैनिक इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर घुस रहे हैं, तो हालात के बेहतर होने की तो संभावनाएँ या फिर आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। बस यही उम्मीद करेंगे कि कुछ भी करके यूक्रेन की जो अथॉरिटीज़ हैं या फिर रूस से बात करके जो भी वहाँ पर छात्र हैं या फिर भारतीय उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि वे अपने वतन सुरक्षित लौट पाएँ। जी विनय। One more news is coming in. There is a video that I want to particularly show to our audience. This video is also from Kharkiv. Now, Kharkiv is the city that yesterday was said to be under control of Ukraine, although some part of it was bombed by Russia. Russian missiles, Russian artillery attacked Kharkiv. However, it was said that the city is very much under control of the Ukrainian forces. But now it seems that Russian aggression has escalated to a point that the city has been destroyed at a much bigger level than one could imagine. And we could see there is a video coming in that shows the extent of damage that is being done to the city of Kharkiv. Here is this video that you can see on your screen right now. This is a video of Russian forces striking Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion. According to the video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government. The city of Kharkiv is again under fire. Air raid sirens went off, and explosions struck Independence Square in the center of the city. And this is what the video shows. Just have a look at this video once again. You can see the missile coming down and hitting the Independence Square, and some cars you can see here and there are still moving on the road, so it can be safely assumed that there were people in those cars. Some people were there, and the powerful explosion, you can see it detonated like this. It's a very horrific situation. Nobody could have imagined the missile was coming for them. Have a look at this video once again. Here are the cars moving, and it detonates right there. Well, that's the video that we are getting from Kharkiv. There are also multiple updates coming in from Ukraine saying that the cities are increasingly now under assault of Russian forces. Meanwhile, several European countries, especially the European Union, has said that they will close their airspace for Russian planes. However, Russia has also, in retaliation, said that it will close its airspace for any European, US, and UK flights. That is what the news is coming in. Kharkiv regional head has also said on Tuesday that Russian missiles attacks hit the center of Ukraine's second largest city. It also hit residential areas and the regional administration building. And this is the sixth day of invasion. And the Russian bombs are also attacking the residential areas in Ukraine, which has been the complaint of Ukraine. Well, there was also one video which showed that there was a vacuum bomb going off. Vinay, could you just explain it a little bit? What exactly happened? ये वैक्यूम बम के इस्तेमाल होने की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है। वैक्यूम बम जो है वो प्रतिबंधित है। ये इसकी वजह भी कई हैं जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा घातक होते हैं। ये
ऐसा कहा जाता है कि जब ये जहाँ पे बम फटते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा सक कर लेते हैं, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा घातक हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है, ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी खबरें आई कि इस तरह के बम का भी इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार रूस किस हद तक मतलब जा सकता है। न्यूक्लियर आर्सेनल जो उनका है उसको भी उन्होंने अलर्ट पे रखा हुआ है। जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको उन्होंने अलर्ट पे रखा हुआ है। तो कल भी ये चर्चा हो रही थी कि क्या वाक़ई पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो एक विशेषज्ञ हैं वो तो कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा कुछ भी इस तरीके का इस्तेमाल करना। लेकिन अब तक जो व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहले भी प्रेडिक्शंस किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये कदम शायद व्लादिमीर पुतिन नहीं उठाएँ, लेकिन उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जिसको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता था। तो न्यूक्लियर वेपन को लेकर भी यह बात कही जा रही है और ये जो लड़ाई है वो अब काफ़ी ज़्यादा और भी बढ़ती जा रही है। यूएन हो या फिर जो यूरोपियन यूनियन हो या फिर और भी जो बहुत सारी बॉडीज़ हैं वे कन्वेन हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। बातचीत भी कल दोनों देशों के बीच में हुई लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, ये बेनतीजा रहा और ये हमले एक के बाद एक और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। Пизда. हाँ, आरती। तो जी। रूस की ओर से आगे और क्या कुछ हो जाएगा इसकी बिल्कुल भी मतलब कल्पना अभी फ़िलहाल नहीं की जा सकती। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पर भारतीय छात्र हैं वे जल्द से जल्द निकलेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होगी। यूक्रेन ने कल एक तरफ वहाँ पर बातचीत हो रही थी, दूसरी ओर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने मतलब यूरोपियन यूनियन में मेंबरशिप के लिए उन्होंने कल हस्ताक्षर कर लिए, आवेदन दे दिया। ये इतना जल्दी तो नहीं होगा कि वे तुरंत यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाए, लेकिन उन्होंने कल हस्ताक्षर ज़रूर कर दिए हैं, जिसने रूस को और भी भड़का दिया है। तो देखते हैं अब रूस जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनकी जो एक क्रोध है उनका और धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, वो कब शांत होगा। वहीं रूस की अगर बात करें तो रूस में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं। कई सारे लोगों को तो हज़ारों की संख्या में लोगों को जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन उनका विरोध वहाँ भी हो रहा है। Ji. As Vinay rightly said about vacuum bomb, this is a video that we have got about vacuum bomb going off in Ukraine. You can see on your screen. This is the video of vacuum bomb. Um, According to Geneva Conventions, using this bomb is prohibited in any war, but Ukraine claims and Ukraine ambassador in the US has told the US government that Russia, in fact, used the vacuum bomb on some residential areas there. So this is the video of that incident you can see. Я его хочу. Я ебал в рот. Пизда, блядь. Я его хочу. Я ебал в рот. Well, so that आरती, was the ये जो video of the तस्वीरें आ vacuum रही bomb. हैं, हम यहाँ भारत में बैठ के देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये भयावह, डरा देने जी. वाली है। और ये बम गिरी, फिर इसकी गूंज जिस तरीके से चारों ओर, ये वाक़ई ये जो दृश्य वहाँ से सामने आ रहे हैं, वे काफ़ी खतरनाक हैं। और इस तरीके के जो
तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वाक़ई ये दिल को और भी डरा देती हैं। जो भारतीय हैं या फिर और भी यूक्रेनियन नागरिक जो वहाँ पर फँसे हुए हैं, जो ये पूरे युद्ध के बीच में फँस गए हैं, उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा न सिर्फ़ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं कि इस हालात में वहाँ के लोग हैं और हम भारतीय होने के नाते जो हमारे देश के नागरिक वहाँ पर रुके हुए हैं, उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ये संवेदना है या फिर उनकी जो परिस्थितियाँ जो वो झेल रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमें बुरा लगता है कि आखिर में हमारे देश के लोगों को उस स्थिति में, उस लड़ाई के बीच में वे फँस गए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। वे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे या फिर और भी किसी चीज़ के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर 2 राष्ट्रों की लड़ाई भी कह सकते हैं या फिर एक बहुत ही पावरफुल जो एक शख्स है, एक नेता है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसके उस इनके बीच में कोई और फँस गया है। कई सारे बेकसूर लोग ऐसे जान गँवा रहे हैं। हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से बंकर्स में या फिर जो अंडरग्राउंड है जो लोग जहाँ पर ठहरे हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने पनाह लिया हुआ है, ताकि बम या फिर और जो भी फायरिंग या फिर किसी और चीज़ की चपेट में ना आए। तो वहाँ पर नवजात बच्चों का मतलब बच्चे भी जन्म ले रहे हैं उसी हालात में। ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो तस्वीरें आती हैं, उससे हमें पता चलता है कि अगर कोई देश युद्ध से गुज़र रहा है या जूझ रहा है, तो क्या हालात हो सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कई बार हम बस बातचीत करते समय ये कह देते हैं कि नहीं, ये फला देश तो ज़्यादा ये कर रहा है, हमें इसे युद्ध के लिए ललकार मतलब हम कई बार कहते हैं कि क्यों भारत चुप बैठा है या फिर हमारे ऐसा क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब पता चलता है कि युद्ध की हकीकत क्या होती है, किस तरीके से बेकसूर मासूम लोग अपनी जान गँवा देते हैं। Well, you're right, Vinay. And I think one important thing that we should all understand in this particular situation is we should also think about what those students who are stuck in Ukraine are going through mentally. I mean, in a foreign country, you don't know any more people. Some students have just shifted there. We have heard parents telling us that their kids shifted to Ukraine just 2 to 3 months back. You don't know any people there, and now you're stuck in a situation where there is a war raging around you, and you now are trying to get back to safety whichever way you can. And in this kind of a mentality, in this kind of a situation, students are there, they are crying out for help, they are asking the government officials to help them. And I have seen very insensitive comments coming in from in the comment box also. Yesterday when we were telling about what the students were going through, one of the comments said that if the students have limited food and limited water, they cannot supply for themselves, how are they getting energy to make videos? I mean, they are asking for help, they are asking the Indian people to amplify their message so that the government also understands where are these students, where are they stuck, and the message also spreads. What is it that people want those students to do in that kind of situation? To just shut up and go through the situation as it is, to just endure the harassment, endure the torture, and not talk about it? You have to understand what those students are going through, and we have to support those students, we have to amplify their messages. I understand that there might be angst, there might be frustration, there might be a sort of anger among them, a fright among them. But although they are Indian students, we have to save them. So even though it can be very unpleasant to the ears to listen to them, I think it is important that we amplify the messages that are coming from Indian students. And today we have lost one such Indian student in a very horrific attack in Ukraine. And probably lots of students are staying there. 3,000, 4,000 students are still stuck in Kharkiv. And it is important that these students are evacuated at the earliest. Well, there are more updates coming in. One of the updates says that Google has blocked Russian TV, and it has also blocked Russia's state-owned RT and Sputnik across Europe with immediate effect. Google Europe tweeted this, and it has said, and I quote,
Due to the ongoing war in Ukraine, we are blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It will take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action. So, this is what has been the update as far as YouTube blocking RT and Sputnik is concerned. But not only that, there have been constant efforts from across the world to sanction Russia, to isolate Russia on a financial level, also on a sports level. This morning, we have also heard news about football competition. FIFA and European counterpart UEFA has banned Russia from entering into any further competition. The World Taekwondo has stripped off Russian President Vladimir Putin from the honorary black belt. So these kinds of efforts are being taken across the world to deter Russia from continuing its violence in Ukraine. Vinay. अगेंस्ट में कोई सैन्य कार्रवाई न की हो, लेकिन जो सैंक्शंस है वो रूस पर लगातार मतलब एक के बाद लगाए जा रहे हैं। ये रूस को एकदम एलियनेट कर देगा दूसरे वर्ल्ड से। कुछ देश हैं जैसे चाइना है या फिर हम भारत की भी बात कर सकते हैं। हमने अभी तक ऐसा कोई कुछ मजबूत सैंक्शन नहीं लगाया रूस पर, लेकिन सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वे एक साथ खड़े हुए इस पर दिखाई दे रहे हैं। वे एक के बाद जितना उनसे हो सकता है वे लगातार रूस पर सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका रूस की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। रूस के जो कारोबारी हैं, जिनका व्यवसाय कई देशों में था, कई देशों में रहा है, कुछ वहाँ की फुटबॉल फ्रेंचाइज़ भी रही हैं, जो मतलब इस तरीके की बैन उनको भी झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो दुनिया के बाकी लोग हैं, वे भले ही कोई रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई न कर रहे हों, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि जो अलग-अलग ऐसे ही सैंक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, उसके ज़रिए रूस को रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर रूस रुकता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि रूस अपनी जो आक्रामकता है उसको और भी बढ़ा रहा है। जो हथियार हैं उनके, वो और भी ज़्यादा घातक हथियार वे रूस इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रतिबंधों का असर तो रूस पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि रूस को बिल्कुल उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचा रहे हैं रूस की अर्थव्यवस्था को। रूस की पूरी तरह से कमर तोड़ रहे हैं और तोड़ सकते हैं। लेकिन रूस भी इनसे बचाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बच नहीं पाएगा। जिस तरीके से सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है या फिर बाकी और भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद किया था यूक्रेन का, तो ये रूस पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर फिर वही हो जाती कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा दृढ़ता है रूस की कि वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वे बस एक ज़िद पर कह सकते हैं अड़ गए हैं कि नहीं, जब तक रूस की सेना हथियार नहीं डालती या फिर जो यूक्रेन कहे कि हम नेटो के साथ में शामिल नहीं होंगे, तो वो अपनी ज़िद पर अड़ ही गया है। आरती, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आपकी विनय। आवाज़ नहीं आ रही है। Yes. Can you hear me? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी। A lot of blowback the country has received on the international level. Several countries have blocked it. Other countries are trying to impose some sanctions against it. If you look at some pictures, people across the world took to streets protesting Putin's decision to invade Ukraine. In the United States, many gathered in public spaces in Texas, California, Washington, D.C., New York, among other places, to condemn Russia's move. A lot of Russian citizens also themselves are opposing this decision by Russian President Vladimir Putin. People are asking whether it is a issue between two nations or whether it is an issue of one person, a world leader's ego or ambition. So these are the questions that are arising out of the current situation. Meanwhile, Hollywood studios including Disney,
Warner Bros. And Sony Pictures said that they would pause theatrical releases of their upcoming films in Russia in response to its invasion of Ukraine and the unfolding humanitarian crisis. Now, Russia is a very significant market for Hollywood. Remember, it accounts for $601 million in box office in 2021, which is about 2.8% of the worldwide ticket sales, and it totaled to $21.4 billion last year. Several major films are slated for global release. The Batman, scheduled to open in Russia on March 3 as part of worldwide rollout, and Paramount Pictures' Sonic the Hedgehog 2, which makes its global debut on April 8, but they will not be broadcast in Russia now. Meanwhile, Russian teams were also suspended from all the international football competitions, including qualifying matches for the 2022 World Cup. World Football Body FIFA and European Authority UEFA banned Russian national and club teams from their competitions until further notice. Russia's men's national team had been scheduled to play in the World Cup qualifying playoff in just 3 weeks' time, and now there have been efforts to boycott Russia on all the fronts so that the aggression would somehow be contained. But whether Russia will budge to this pressure from the West is something that we have to see. Meanwhile, last Wednesday, a report came that few hours before Russian tanks began rolling into Ukraine, alarms went off inside Microsoft's threat intelligence center, warning of a never before seen piece of Viper malware that appeared aimed at the country's government ministries and financial institutions. And within 3 hours, Microsoft threw itself in the middle of a ground war in Europe. The threat center north of Seattle had been on high alert, and it quickly picked apart the malware, named it Foxblade, and notified Ukraine's top cyber defense authority. Within 3 hours, Microsoft's virus detection system had been updated to block the code which erases wipes data on computers in a network. So there was an effort of a cyber attack on Ukraine 3 hours before the Russian tanks went into the country, but Microsoft detected it and it informed the Ukrainian authorities about it. And Microsoft also changed the code and secured the entire network. So, this also happened, and the report of which came out just today. वेल विनय, अगर हम इसकी बात करें, न्यूक्लियर की बात करें, तो काफ़ी अटकलें इस बारे में लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं न्यूक्लियर वॉर जो है, न्यूक्लियर ट्रायड जो है, उनको स्टैंड बाय पे रहने के लिए बोला गया है रशिया की तरफ से। ये ये जो है ये कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि क्या ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है? देखिए आरती, व्लादिमीर पुतिन के जो पहले के स्टेटमेंट्स हैं, जब उन्होंने मतलब एक इंटरव्यू में या फिर एक डॉक्यूमेंट्री में ये बात कही थी कि अगर कोई मतलब बाहरी देश या फिर एंटिटी उन पर ऐसे अटैक करता है तो उन्हें अब खुद को डिफेंड करने का अधिकार है, और उन्होंने बोला कि ऐसी दुनिया का क्या मतलब जिसमें रूस ही ना हो। तो उससे काफ़ी ये समझ में आता है कि वे इस बात की परवाह नहीं करते कि मानवता के लिए कितनी बड़ी क्षति होगी, नहीं होगी, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, उसका अंदाज़ा वहाँ से मिलता है। तो व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा मतलब भाँप पाना वो मुश्किल होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जा सकता है। पहले लोग उन्हें मतलब एक शक्तिशाली नेता के तौर पे देखते थे कि वे कोई भी फैसला ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर के अटकलें हैं। और इसके बारे में फिलहाल लोगों को तो ये लग रहा है कि हाँ, वे कर सकते हैं, लेकिन ये कहना नहीं चाहते क्योंकि इसका जो प्रभाव होगा वो हमने मतलब हिरोशिमा, नागासाकी में देखा हुआ है कि किस तरीके से पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ मतलब इस तरीके के हमले को झेलती रहती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक होगा, ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को लेकर के ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। एक बात और भी कही जा रही है कि शायद धमकाने मात्र के लिए एकाध न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो, जो खाली इलाके हैं जहाँ पर लोगों की बस्ती नहीं है, वहाँ पर डराने के लिए
वो वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खास लोग जान माल का नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे जो अपना एक डर है उसको वो कायम कर पाएंगे, उसको और भी ज्यादा हावी कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी विनय। अ, अगर हम देखें ग्लोबली एक कोशिश की जा रही है कि रशिया को कहीं न कहीं सैंक्शंस को लेकर या फिर उनको बैन करने को लेकर फुटबॉल मैचेस से उनको बैन किया जा रहा है। एक तरीके से देखो तो हॉलीवुड की तरफ से उनको बैन किया जा रहा है। हमने कल देखा कि रशियन जो प्रोडक्ट्स है उसको लोग जो हैं वो अपने शेल्फ से निकाल रहे हैं, रिटेल स्टोर से निकाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक एफर्ट चल रहा है यूरोपियन जो देश हैं उनमें कि रशिया पे प्रेशर बनाए रखा जाए। लेकिन क्या रशिया इस प्रेशर को तूल देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रशिया इस प्रेशर के अंडर दब के यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला लेगी? ये भी बड़ा सवाल है। 6 दिन हो गए हैं अभी और खार्किव जैसी जो सिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तबाही हम देख रहे हैं। दूसरी ओर कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है, वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है जल्दी से जल्दी आप यहाँ से निकल जाइए, तुरंत ये जो सिटी है वहाँ से निकल जाइए। हालाँकि ये कहीं न कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा होगा कि खार्किव के बाद अब दूसरा जो टारगेट है वो कीव रह सकता है। देखिए, जो भी घटनाक्रम हुई है अब तक, जो भी बातें हमारे सामने आई, उससे लगता तो नहीं है कि सैंक्शंस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर दूसरे देशों का जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके सामने रूस घुटने टेकेगा। वो अपने सैन्य बलों को, सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुलाएँगे, क्योंकि लगातार जब से 24 तारीख के बाद से जब से ये रशियन आर्मी घुसी हुई है यूक्रेन में, सैंक्शंस पे सैंक्शंस होते ही जा रहे हैं। कई तरह के सैंक्शंस होते जा रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव अब तक रूस पर नहीं दिखाई दिया है और आगे भी सैंक्शंस सैंक्शंस के आगे घुटने टेकने का मतलब कोई ये नहीं कहा जा सकता कि रूस की ओर से ऐसा हो जाएगा, वे हार मान लेंगे सैंक्शंस के चलते ही। रूस की ओर से इस जो पूरे लड़ाई को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है, वो जो उन्होंने ये उनका इन्वेजन है, उसको और भी मतलब जितना ज़्यादा वे कोशिश उनकी रहेगी कि जितना लंबा जाए वे अच्छा होगा। लंबे से भी ज़्यादा जिस तरीके से रूसी सेनाओं की आप अगर संख्या की बात करें, जिस संख्या में वे घुस रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, रूस की आक्रामकता बढ़ती जा रही है और वैक्यूम बम का इस्तेमाल भी हमने देखा, न्यूक्लियर वेपन के को भी अलर्ट पे उन्होंने डालने की बात कही है। तो ऐसा नहीं लगता कि वे सैंक्शंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने इसके लिए लगता ऐसा देखने में मिल रहा है कि उन्होंने सैंक्शंस को से डील करने के लिए अपनी प्रिपरेशन की हुई है। अगर रिज़र्व बैंक की बात की जाए रूस की, तो कल उन्होंने सैंक्शन से बचने के लिए एक कदम उठाया कि पहले उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था, वो उसको 9% से सीधा 20% कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बैंकों में पैसा रखें और उन्हें जो महँगाई और जो दूसरी समस्या है, उसका सामना ना करना पड़े। तो रूस की ओर से कोशिश की जा रही है कि सैंक्शंस का प्रभाव रूसी लोगों पर कम पड़े, लेकिन फिर वही सवाल एक बार आ जाता है कि क्या और कब तक रूस अपने नागरिकों को सैंक्शंस या बाकी जो भी इस तरीके के प्रतिबंध हैं, अलग-अलग खेलों पर प्रतिबंध हो, सिनेमा पर प्रतिबंध हो, अब तो मर्क करके जो शिपिंग की कंपनी है, उन्होंने भी बोला है कि अगर नॉन एसेंशियल चीज़ें हम रूस में नहीं करेंगे, तो चौतरफा घेराई हो रही है और रसिया इसकी तैयारी भी कर रहा है कि इससे कैसे वो डील करे। तो मुझे नहीं लगता है कि रूस इन सैंक्शंस के सामने हार मानने के लिए तैयार है। जी। हालाँकि रशिया जैसे आपने कहा कि ये सैंक्शंस के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, वो अपनी तरफ से कह रही हैं कि अगर ज़रूरत पड़े, तो ये जो सैंक्शंस है, उसको इंटेंसिफ़ाई करने का काम भी उनकी तरफ से किया जा सकता है। जैसे कि आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का एक स्टेटमेंट आया वो पोलैंड विज़िट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, पश्चिमी देश जो हैं, वो सैंक्शंस का प्रेशर बनाए रखेंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पे और अगर इससे भी वो नहीं मानते तो ये सैंक्शंस जो है
और भी इंटेंसिफाई करने की, और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगाने की तैयारियां वो कर रहे हैं। वहीं पे फ्रांस ने ये कहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस जो है रशिया के खिलाफ, उसकी वजह से रशियन इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। रशिया की जो हम कह सकते हैं जो पूरी नीति है, इकोनॉमी है, वो कोलैप्स हो जाएगी। फ्रेंच फिनेंस मिनिस्टर ब्रूनो उन्होंने ये कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो सैंक्शंस जो भी हो रहे हैं, तो इसकी वजह से टोटल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वॉर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ शुरू कर दिया है। हालांकि एक और अपडेट आ रहा है विनय, हम अपने दर्शकों को बता दें, यूएन की जो रेफ्यूजी एजेंसी है उनके मुकाबले 6 दिनों में करीब करीब 6,60,000 रेफ्यूजीज जो हैं वो यूक्रेन फ्ली कर चुके हैं, यूक्रेन को छोड़कर भाग चुके हैं और वो दूसरे देशों में अब शरण ले रहे हैं। करीब करीब 9,000 इंडियंस को अभी तक वहां से इवैक्यूएट किया गया है। इवैक्यूएशन जो प्रोसेस था पूरा, वो सैटरडे को शुरुआत हुआ था, शनिवार को उसकी शुरुआत हुई थी। शनिवार से लेके अब तक मंगलवार तक 4 दिनों में इंडिया ने 9,000 इंडियन नेशनल्स को यूक्रेन से सेफली बाहर निकाला है, ऐसा एएनआई ने रिपोर्ट किया है। उसके अलावा काफी सारे जो फ्लाइट्स वगैरह हैं इनकी डिटेल्स भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। हालांकि एक और अपडेट है, जैसा हमने कहा शुरुआत में कि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन रशिया की जो स्टेट एजेंसी है स्पुतनिक, उसकी तरफ से इस दावे को खारिज किया गया है। उन्होंने कहा है रशिया ने अपनी तरफ से कोई भी क्लस्टर या वैक्यूम बॉम्ब यूक्रेन में यूज नहीं किया है। हालांकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका कहना है कि ये जो रशियन मिसाइल स्ट्राइक जो है सेंट्रल स्क्वायर में हिट हुई है खार्किव में, ये एक तरीके का वो आतंकवाद है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इसे नहीं भूलेगा और कोई भी रशिया को माफ नहीं करेगा, लेकिन रशिया जो कर रहा है वो एक तरीके का आतंकवाद है, ऐसा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। जी विनय। जी आरती, ये यूक्रेन की ओर से लगातार इसकी आलोचना की जा रही है जो भी कर रहे हैं, और बिल्कुल ये एक तरह से मतलब यूक्रेन कह रहे हैं कि मतलब ये आतंकवाद है जो भी है, लेकिन रूस अपनी जो बातें हैं वो भी लगातार कहते आ रहा है। कई सारे देश हैं काफी भावुक होकर के जो कल यूनाइटेड नेशंस की जब वहां पर असेंबली हुई थी तो वहां पर भी मतलब इस तरीके से बातें कही गई थी। कल जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने तो सबसे पहले एक रशियन सोल्जर का मतलब उन्होंने जो जब सोल्जर उसकी मौत हो गई थी यूक्रेन में, यूक्रेनी सैनिकों के हाथों, मतलब जो लड़ाई थी उसमें मौत, उन्होंने उस रूसी सैनिक की उसकी माँ के साथ में, उसके पेरेंट्स के साथ में जो बातचीत है उसको उन्होंने साझा किया। और काफी ये हमेशा मतलब यूक्रेन और यूक्रेन के जो भी अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, वे हमेशा मतलब आलोचना कर रहे हैं रूस की। अब यहाँ पर तो फिलहाल रूस ने ही अटैक किया हुआ है, यूक्रेनी जो सैनिक हैं वे तो रूस की जमीन पर है नहीं, तो ऑफ कोर्स जो ये कह रहे हैं बार बार कि हमने आक्रमण नहीं किया है, वे आतंकवाद का काम कर रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो कई सारे सिविलियंस हैं, वे उनकी मौत हो चुकी है। कल जो आंकड़ा आया था उसमें लगभग 350 सिविलियंस, और उसमें 1 दर्जन से अधिक मतलब 14-15 के करीब बच्चों की भी मौत होने की बात कही जा रही थी कि इस जो लड़ाई है, रूस लगातार ये कह रहा है, उसकी ओर से कहा जा रहा है कि हम सिर्फ सैन्य ठिकानों पर, सैनिकों पर ही हमला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीजें सामने आई हैं, अब तक 14, माफ कीजिएगा, कल तक आंकड़े जो आए थे 14 बच्चों की भी मौत हो गई है। तो इसे आतंकवाद ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा आरती? जी, जी विनय। एक और आखिरी अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। जैसे आपने पहले भी कहा था, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेशन पे सिग्नेचर किया था और वो ईयू की मेंबरशिप का एप्लीकेशन था। अभी ये खबर आ रही है कि आज
ज़ेलेंस्की जो है वो ईयू की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उसमें अपना एड्रेस कर सकते हैं, उसमें भाषण दे सकते हैं। ऐसी एक जो खबर है वो आ रही है हमारे सामने। एक आखिरी अपडेट हम दे देते हैं अपने दर्शकों को और समय हो चला है कि आज का ये जो एपिसोड है, आज हम यहीं पे खत्म करें। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एम्बेसडर्स जो हैं, इंडियन एम्बेसडर्स जो हैं, जो रशिया में है, यूक्रेन में है, दोनों को एम्बेसी की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया है, मिनिस्ट्री की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया है और उन्होंने डिमांड किया है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स इन दोनों देशों में फंसे हुए हैं, खास करके यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको खार्किव से और कीव से और अलग-अलग जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स है, जहाँ पे रशियन वॉर जो है वो ज़्यादा रेज हो रहा है, वहाँ से उनको सेफ पैसेज मिल जाए। इस तरीके की डिमांड जो है उन्होंने एम्बेसडर ऑफ रशिया और यूक्रेन से की है और ऐसे ही सिमिलर एक्शंस जो है एनवॉयज जो है उनके तरफ से भी लिए जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट है अभी के लिए। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। दर्शकों को देखने के लिए धन्यवाद।